गुड मॉर्निंग बेटा। मैं मीनू माहेश्वरी आपकी क्लास कंटिन्यू करने जा रही हूँ बेटा आज। और वही चैप्टर आपका जो चल रहा था पद परिचय व्याकरण का जो हम करा रहे थे, उसमें जो कराया था आपको इससे पहले की क्लास में, वो मैंने जो कराया था आपको वो था पुरुषवाचक सर्वनाम का पद परिचय। अब क्योंकि हमें उसका दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आज हम उसका ही पद परिचय करेंगे। लेकिन उसका शुरू करने से पहले, पद परिचय शुरू करने से पहले हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन अपना पिछला, ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो मैंने अभी पहले बताया था बेटा कि सबसे पहले सर्वनाम, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। कि ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो कहलाते हैं आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी कि अब उसके अलावा बेटा आपका क्या है कि सर्वनाम के उस दिन मैंने आपको भेद भी बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद, जिसमें मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, और सबको समझ में आया होगा। जिसने पुरुषवाचक सर्वनाम को बेटा समझा होगा तो निश्चित रूप से उसको आगे के भी ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम और जो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पद परिचय कराएंगे तो वो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने अच्छे से समझा होगा। तो सबसे पहले बेटा कि जब पद परिचय शुरू करने से पहले हमें ये पता हो कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कि ऐसे सर्वनाम शब्द कि जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा कर्म की निश्चितता का बोध हो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऐसे सर्वनाम शब्द कि जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा किसकी, कर्म की अनिश्चितता का बोध हो वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये तो आपकी बेटा परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आपको जो करना है सबसे पहले वही आपको समझना है कि जो आधार है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का, बिल्कुल वैसा ही आधार है जैसा आपने पुरुषवाचक सर्वनाम का किया था, उससे पहले संज्ञा का किया था। तो पद परिचय का जो आधार है वो आधार कैसा है सब ध्यान से समझेंगे और उसी आधार पर क्या करेंगे, पद परिचय। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का क्या है, पद परिचय का, पद परिचय का आधार क्या है, आधार, उसी आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका कि सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, उसके बाद आपका क्या था, लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद कारक, कारक के बाद था आपका क्रिया से, क्रिया से संबंध। अब बेटा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो शब्द आते हैं आपके यह, यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें, उनका, इनका आदि। ये शब्द आते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उन्हें, इन्हें आदि ये सारे शब्द आपके आते हैं उनका, इनका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आते हैं सर्वनाम शब्द वो आते हैं बेटा कोई, किसी और कुछ आदि, आदि ये आपके आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, इनका प्रयोग होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और हमारा जो पद परिचय का आधार होता है वो हमारा ऐसे ही होगा जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने किया था पद परिचय, बिल्कुल वैसा ही आपका चलेगा। कि सर्वनाम का पहले आपको बताना होगा भेद, भेद के बाद आपको बताना होगा लिंग, लिंग के बाद आपको वचन,
वचन के बाद कारक चिन्ह यानी जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, उसके बाद क्रिया से संबंध कि क्रिया से सीधा संबंध है या नहीं है, वो हमको बताना है। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा अपना उदाहरण से निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक, क्योंकि दोनों बेटा मैंने इसलिए साथ लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक जैसा है, बस क्या है बेटा, दोनों में जैसे कहते हैं ना विलोम, विपरीतार्थक शब्द है ये लोग, ये दोनों यानी अपोजिट है। एक है निश्चित तो दूसरा क्या है अनिश्चित, उस आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। अब पहला उदाहरण, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। पहला उदाहरण पहला, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। अब बेटा समझने के लिए कि निश्चयवाचक क्यों है ये, यह और वह, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि यह नहीं है घर वह घर है, तो इसमें क्या है श्योरिटी, यानी जो फीलिंग है कौन सी है इसमें, श्योरिटी, यानी श्योर है इसमें कि यह घर नहीं है शर्मा जी का, बल्कि कौन सा है, वह घर है। तो आप पद परिचय बेटा कैसे करेंगे, यह और वह करके आपका जो पद परिचय रहेगा सबसे पहले आप डालेंगे सर्वनाम का भेद। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इसमें यानी सर्वनाम, पहले आप ये बताएंगे कि ये सर्वनाम है, मैंने तो वही है आपको बताना। उसके बाद आ जाएगा आपका भेद, भेद आपका कौन सा, निश्चयवाचक, तो आप क्या डालेंगे, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक की बात बेटा क्या है कि आपका लिंग, इसमें बेटा आप लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा पूछते भी हैं। तो यह वह ये घर के लिए प्रयुक्त होता है, घर बनाया जाता है, घर होता है, घर बनता है, तो आपका किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है इसका, पुल्लिंग में। तो आप क्या कहेंगे, पुल्लिंग। लिंग आपका कौन सा हो गया बेटा, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद अब आपका आता है कौन सा आता है, वचन। तो वचन में आपका क्योंकि घर एक ही है शर्मा जी का, तो सीधे से आप क्या लिखेंगे, एक वचन। एक वचन के बाद फिर आपका आ गया कारक। कारक में क्योंकि घर के बारे में जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बताया जाए या जो काम को करने वाला, वो कहलाता है कर्ता कारक। तो आपका ये कारक कौन सा हो जाएगा, क्योंकि घर के बारे में ही बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो आपका कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद फिर आपका आ गया क्रिया से संबंध। तो क्रिया से सीधा संबंध है बेटा, यह नहीं वह है, सीधे क्या है इसके, क्रिया है तुरंत बाद। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, और उसके बाद आप लगाएंगे विराम चिन्ह। आपका ये हो गया किसका, यह वह का पद परिचय यानी निश्चयवाचक का। दूसरा उदाहरण, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं इन्हें तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं इन्हें तुम रख लो। अब इन्हें पे अंडरलाइन करके आए, मैंने बताया था ना इन्हें उन्हें, वो भी आपका किस में आता है, निश्चयवाचक में, यानी निश्चित है जो पुस्तक लाया हूं यानी यही है, इन्हीं को तुम क्या रख लो, यानी इन्हीं को रख लो, तो आपका निश्चित है कि इन्हीं को रखो आप। तो आपका क्या होगा, इन्हें करके आप क्या करेंगे बेटा, डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद पहले पहचानना, तो आप क्या डालेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित है कि इन्हीं को ही रखना है, तो आप क्या डालेंगे, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद फिर बेटा आप क्या डालेंगे, क्योंकि इन्हें जो प्रयुक्त हुआ है, आप जब लिंग लेंगे बेटा तो पुस्तकों के लिए, पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, पुस्तकें लाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो पुस्तकें हम लेते हैं बेटा स्त्रीलिंग में। तो आपका लिंग कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्योंकि इन्हें इसे होता तो एक पुस्तक, इन्हें और ये क्या है पुस्तकें, तो बहुवचन है, तो आपका वचन में क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसे होता तो आपका एक वचन, क्योंकि इन्हें है तो बहुत ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे, बहुवचन। बहुवचन के बाद फिर आपका आता है कारक। तो इन्हें का मतलब क्या है, इनको, इन्हें से मतलब क्या है, इनको, तो कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति चिन्ह बेटा किसमें आता है,
कर्म कारक में। तो कारक कौन सा हो गया बेटा इसमें? कर्म कारक, कर्म कारक। उसके बाद कॉमा लगाया आपने, कॉमा के बाद इन्हें तुम रख लो। अब बेटा आपको इस बात का थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजन कि कैसे करके क्रिया से संबंध, तो बेटा इन्हें तुम रख लो। तो यहाँ समझने योग्य बात है बेटा, जो कर्ता है उसे बाद में दिया गया है और जो कर्म है उसको हमने क्या कर दिया है, पहले किया गया है ना। हम ये भी कह सकते हैं तुम इन्हें रख लो, पहले हमें कर्ता लेना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, कर्ता बाद में है। तो यहाँ पर सीधे हम ये कह सकते हैं ना, तुम इन्हें रख लो। तो यहाँ पर तुम पहले नहीं आया है, लेकिन ये कर्ता है आपका और ये क्या है, कर। तो इसका जो संबंध है वो सीधा संबंध किससे है, रख लो से। तो आप क्या कहेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, कि क्रिया से सीधा संबंध होना। और उसके बाद क्या लगा देंगे हम, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह लगा के हमारा इसका पद परिचय पूरा हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा बेटा हम उदाहरण लेकर समझेंगे तो उतना ही हमको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात मैं बार बार कहती हूँ बेटा। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उतना ही आप उस कार्य में दक्षता प्राप्त करेंगे, निपुणता प्राप्त करेंगे, और वही आपको प्राप्त भी करनी है। अब हम अपना नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं बेटा। तीसरा उदाहरण जो हमारा क्या है, विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। तीसरा, विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। अब बेटा यहाँ पर यह पर अंडरलाइन, यह वह मैंने बोला था ना, इसके अंतर्गत आता है वे, ये, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका। तो यह, अब यहाँ पर आप करेंगे यह, क्यों, क्योंकि यह पढ़ लो, निश्चित है कि इसी को पढ़ो आप, तो निश्चितता का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले आपका हो गया सर्वनाम, सर्वनाम में आपका कौन सा हुआ, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। अब बेटा आप कहोगे मैडम लिंग कैसे, लिंग कैसे पहचाने, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यह का मतलब है बेटा, समाचार पढ़ लो या पत्र पढ़ लो, समाचार होता है या पत्र क्या होता है, पढ़ा जाता है, होता है, तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, पुल्लिंग में। तो आप सीधे से क्या करेंगे, पुल्लिंग। आपका क्या हुआ, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद वचन एक, क्योंकि यह पढ़ लो, एक ही समाचार के बारे में, एक ही बात के बारे में कहा जा रहा है, यह है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये का मतलब ज्यादा यह है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। एक वचन के बाद बेटा कारक। अब कारक कैसे पहचानोगे बेटा, कि इसमें भी वैसे ही आया है बेटा, कर्ता बाद में कर दिया है, और इसमें क्या है, ये कर्म। तो कारक कौन सा है, क्योंकि यह बात पढ़ लो या यह समाचार पढ़ लो, और मैंने बताया बेसहारा का सहारा क्या होता है, कर्म कारक। तो यहाँ पर कारक कौन सा है, यह का मतलब समाचार के लिए या पत्र के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है यह शब्द। तो आप क्या लिखेंगे, कारक में कर्म कारक। कर्म कारक के बाद आपका क्रिया से संबंध वैसे ही आएगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ता बाद में कर दिया, जब अभी इससे पहले वाला उदाहरण था बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो तुम यहाँ आना चाहिए, जबकि तो ये तुम बाद में कर दिया है, यानी कर्ता को क्या कर दिया है, बाद में कर दिया है। तो यह भी पढ़ लो, यानी तुम यह भी पढ़ लो, हम ये कह सकते हैं। तो यह का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, पढ़ लो से। और पढ़ लो हमारी क्या है, क्रिया, यानी पढ़ना क्या है आपकी मुख्य क्रिया, और लो क्या है आपकी सहायक क्रिया, यानी ये आपकी पढ़ क्या है, मेन वर्ब, और ये आपकी लो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, कि जो इसका संबंध है वो किससे है, पढ़ लो से, यानी क्रिया से। तो आप लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध होना, और उसके बाद आपने लगा दिया विराम चिन्ह। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, विश्वास ना हो यह तुम भी पढ़ लो, यानी यह का आपका पद परिचय। अब उसके बाद क्या है, कि सौमिल की किताब वह नहीं यह है। सौमिल की किताब, सौमिल की किताब वह नहीं
नहीं, यह है। अब यहाँ पर बेटा वह और यह, यानी निश्चित है कि वह किताब नहीं है सौमिल की, बल्कि क्या है, यह सौमिल हमारा बच्चा भी है, स्टूडेंट भी है, जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ भी है। वो बच्चा, एच का बच्चा, वो काफी अच्छा बच्चा है। तो सौमिल उसी की है कि सौमिल की किताब वह नहीं यह है। तो अब आपका वह और यह पे आपने ऐसे डैश करके यह। अब इसका पद परिचय कैसे करेंगे आप? सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम में आपका कौन सा हो गया कि जो है एच या आई का है। सौमिल हमारा जो बच्चा है एच या आई का बहुत जुड़ा हुआ है और क्यूरियोसिटी भी है इस बच्चे में हमारे में। तो यह वह आपका सर्वनाम, सर्वनाम में आप डालेंगे उसका भेद पे, क्योंकि इसमें सर्वनाम का भेद फिर बताना है आपको। तो आपने डाला निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद फिर आपका वही चलेगा बेटा लिंग। तो किताब होती है, पढ़ी जाती है, क्योंकि वह यह शब्द किसके लिए आया? किताब के लिए। तो किताब होती है, किताब पढ़ी जाती है, किताब रखी जाती है, यानी आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के बाद, क्योंकि किताब एक ही किताब की बात की जा रही है, तो वचन आपका क्या हो गया बेटा? एक वचन। एक वचन के बाद कारक आपका कौन सा? क्योंकि किताब कर्म के रूप में किताब के लिए है, किताब क्या है आपकी? कर्म। और वह यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किताब के लिए। तो ये आपका जो है बेटा, ये आपका क्या होगा? कर्म कारक। तो कारक में आप क्या डालेंगे? कर्म कारक। उसके बाद क्रिया से संबंध। तो किताब का सीधा संबंध किससे है? वह यह का। उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है ना? तो आपकी क्या है? ये है, मुख्य क्रिया ही है इसमें। तो है आपका यहाँ पर हो गया क्रिया से सीधा संबंध। तो आप कॉमा लगा के लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध होना, सीधा संबंध होना। बेटा मैं बहुत बहुत उदाहरण आपको कराती हूँ, इसलिए कराती हूँ ताकि कहीं पर भी आपका कंफ्यूजन ना रहे। तो इसलिए बेटा उदाहरण से यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बेटा उदाहरण आपको समझाती हूँ पद परिचय। और इसी के आधार पर बेटा आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जो अभ्यास कार्य दिया जाता है इसी को देखकर आप समझकर अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है मुझे नहीं उसे घर जाना है। मुझे नहीं उसे घर जाना है। अब यहाँ पर बेटा उसे यहाँ पर अंडरलाइन करके, और ये क्या है? यानी इसमें निश्चित है कि मुझे नहीं जाना, बल्कि किसको जाना है? उसे जाना है। तो ये निश्चित है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मुझे नहीं जाना बल्कि किसे जाना है? उसे। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे? उसे और डैश करके आपका सबसे पहले होगा कि सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आपका आएगा उसका भेद यानी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद लिंग, क्योंकि एक ही वचन है तो वो उसे जाना है, यानी मुझे नहीं उसे घर जाना है। यहाँ पे आप उभयलिंग भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आप उसे उभयलिंग में डाल सकते हो। तो आप इसमें लिख दो उभयलिंग, कोई भी हो सकता है, क्योंकि जानी है तो बोलेंगे नहीं, लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ जाना ही बोलेंगे ना। तो उभयलिंग डाल दो आप। उसके बाद आपका वचन जो होगा वो एक वचन, एक वचन। एक वचन के बाद आपका कारक, क्योंकि उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसको जाना है, तो जिसके बारे में कहा जाए बताया जाए वो होता है आपका कर्ता कारक। और उसके बाद कि क्रिया से सीधा संबंध, क्योंकि इसलिए नहीं है यहाँ पर कर्म, ये बैठा हुआ है घर, कर्म, तो क्रिया से सीधा संबंध ना होना। तो आप क्या लिखेंगे? क्रिया से सीधा संबंध ना होना, और उसके बाद विराम चिन्ह लगा देंगे। ये आपका हो गया, किसका हो गया? उसे का पद परिचय। आपको बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भी लेते हैं
और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको जो बताया था कि उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं सर्वनाम शब्द, वो आते हैं कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी, कुछ आदि ये शब्द आते हैं। आदि करके आप डाल दो, जिससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है। कोई से यानी कोई निश्चित नहीं है, किसी से किसी यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, कुछ यानी कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये क्या है, अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द, यानी कोई, किसी, कुछ, तीनों आपके क्या है, जो कि अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो अब हम उदाहरण लेते हैं बेटा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, कि कुछ होशियार हैं, कुछ बुद्धू हैं। पहला उदाहरण, उदाहरण कुछ होशियार हैं कुछ बुद्धू है। अब यहाँ पर बेटा कुछ आया है, ये दोनों आया है कुछ। अब आपका कुछ करके, कुछ का पद परिचय, सबसे पहले आपने पहचाना कि क्या है सर्वनाम, तो आप क्या डालेंगे, सर्वनाम। उसके बाद आप लेंगे सर्वनाम का भेद पर आएंगे। सर्वनाम का यानी मैंने भी बताया था कि अनिश्चितता का इंश्योरिटी है ना, श्योरिटी फील नहीं हो रही इसमें, यानी श्योरिटी का बोध नहीं हो रहा बल्कि इंश्योरिटी का। तो आप उसमें क्या डालेंगे फिर कि सर्वनाम के भेद में आपका कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब उसके बाद लिंग पर आ जाओ बेटा, कुछ होशियार हैं, कुछ बुद्धू हैं। अब उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ जिक्र नहीं हो रहा है इसमें, तो आप उसमें को क्या डाल देंगे, उभय लिंग। तो कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, उभय लिंग। अब उभय लिंग के बाद वचन पर आ जाओ, क्योंकि कुछ होशियार हैं, कुछ बुद्धू हैं, यानी ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, वचन, यानी बहुवचन, बहुवचन। अब बहुवचन के बाद बेटा क्या है, कारक, यानी कारक आपका विभक्ति चिन्ह, कुछ के बारे में ही बताया जा रहा है ना, तो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त हो रहा है ना ये। तो आपका क्या है बेटा कि कुछ के बारे में ही बताया जा रहा है, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वो होता है कर्ता कारक, या काम को करने वाला भी हम कह सकते हैं कर्ता। तो आपका कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद फिर क्रिया से संबंध, क्योंकि कुछ होशियार है, कुछ बुद्धू है, कुछ के लिए ही कहा जा रहा है, तो क्रिया से क्या है, सीधा संबंध। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा। क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि बुद्धू होशियार ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, कुछ की विशेषता बता रहा है कि कुछ कैसे है होशियार, कुछ कैसे है बुद्धू है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव। तो ये जो होशियार और बुद्धू है एडजेक्टिव है, ये आपका कर्म नहीं है। तो आपका क्या होगा, क्रिया से सीधा संबंध होना, यानी कुछ की विशेषता बताई जा रही है इसमें, कुछ की बताई जा रही, कुछ कैसे है होशियार तो कुछ कैसे है बुद्धू। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना। अब आपका नेक्स्ट उदाहरण जो हम लेंगे, वो नेक्स्ट उदाहरण है आपका रास्ते में कुछ खा लेना। रास्ते में कुछ खा लेना। अब इसमें किस पे होगा बेटा, कौन सा है सर्वनाम, कुछ। तो आपने कुछ पे अंडरलाइन किया, मैंने बताया था ना कोई, किसी, कुछ, ये आपका आता है किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो आपने क्या किया, कुछ और कुछ को डैश करके लिखा। सबसे पहले आपने सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आपने क्या लिखा, फिर सर्वनाम के भेद पर आ जाओ, यानी अनिश्चयवाचक। तो आपने क्या लिखा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के बाद फिर आ जाओ आपका लिंग और वचन पर। तो लिंग क्या है, रास्ते में कुछ खा लेना। अब कुछ का मतलब बेटा प्रयोग हुआ है किसके लिए, कुछ चीज खा लेना, है ना, कोई चीज खरीद कर खा लेना, चीज होती है, खरीदी जाती है, कुछ ले लेना, कुछ खरीद के खा लेना, यानी किसके लिए, चीज के लिए। तो चीज क्या है, होती है, ली जाती है। तो आपको किसमें लोगे आप, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। अब इसके बाद बेटा, या सामान भी आप कह सकते हो, सामान खरीदा जाता है, लिया जाता है आपका।
तो आप किसको ले सकते हो, उभयलिंग में भी ले सकते हो, लेकिन आप किसमें ले लो, स्त्रीलिंग में भी ले सकते हो, तो आपका कहीं गलत नहीं होगा। तो कुछ आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग, उसके बाद कुछ यानी किसी एक चीज के लिए कि कुछ ले लेना, खा लेना, तो आपका वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। अब उसके बाद बेटा क्या है आपका कि कारक में आपका यानी कुछ जो प्रयुक्त हुआ है चीज के लिए, सामान के लिए, वस्तु के लिए, वस्तु भी होती है, सामान होती है, कुछ ले लेना है ना, चीज खरीद कर खा लेना, वस्तु नहीं, वस्तु तो बेटा रखी जाती है, यहाँ पर आपका चीज से मतलब है कि कुछ। तो यहाँ पर आपका जो कारक है वो कौन सा आएगा, कर्म कारक, क्योंकि चीज के लिए चीज आपकी क्या हो गई, आपकी क्या होगी, आपकी कर्म कारक। तो और मैंने ये भी बताया बेटा कि बेसहारे का सहारा क्या होता है, कर्म कारक। तो आप क्या लिखेंगे, कर्म कारक। कोई भी भक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो आप उसको क्या मान लो, कर्म कारक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कर्म कारक। कर्म कारक के बाद क्रिया से संबंध यानी खा लेना आपकी क्रिया है, खाना मुख्य क्रिया है, लेना क्या है, सहायक क्रिया है, ये मेन वर्ब, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका क्रिया से क्या है, सीधा संबंध होना। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, और उसके बाद आपने क्या लगा दिया, विराम चिन्ह। तो इतने का आपका हो गया पूरा पद परिचय। अब आगे आपका नेक्स्ट उदाहरण समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे से, क्योंकि यदि हम ध्यान देकर मन लगाकर निष्ठा से समझेंगे तो ऐसा नहीं है बेटा कि ना समझ में आए, हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आसान है चैप्टर, लेंदी जरूर है, मैंने आपको बोला है, लेकिन आसान भी उतना ही है। अब आगे नेक्स्ट उदाहरण बेटा कि मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता, मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पर किसी को अंडरलाइन है कि मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता, तो किसी को यहाँ पर अब आपने किया किसी को, अब डैश लगाकर पहले सर्वनाम, सर्वनाम में आपका आ गया कौन सा आ गया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, क्योंकि किसी को पता नहीं है किसी को बारे में, है ना, कि कौन है वो व्यक्ति, किसी को, तो अनिश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक के बाद बेटा लिंग, कुछ नहीं मिलता, आप उभयलिंग में भी डाल सकते हो इसको, तो आप उभयलिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो मिलती तो लिखेंगे नहीं, मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलती, तो इसको हम किस रूप में लेंगे, उभयलिंग में ले सकते हैं। उभयलिंग के बाद फिर वचन में आपका एक वचन और कारक, तो बेटा तुरंत समझ में आ रहा है, को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो आपका सीधा सा क्या हो गया, कर्म कारक। कर्म कारक के बाद में क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध क्यों नहीं है बेटा सीधा, क्योंकि कुछ है, कुछ आया है सामान के लिए, चीज के लिए, वस्तु के लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में उस स्थान पर प्रयुक्त हुआ है कुछ, तो ये आपका क्या है बेटा कि ये है आपका कर्म रूप में। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, किसी को, उसके बाद कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, तो आप क्या डालोगे कि क्रिया से, क्योंकि कुछ बैठा हुआ है ना, और कुछ का मैंने किससे बताया कि कुछ सामान से है, वस्तु से है, चीज से है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध ना होना। अब नेक्स्ट आपका जो उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब यहाँ पर कोई पे बेटा अंडरलाइन करके अनिश्चयवाचक में है, कोई, किसी, कुछ, अनिश्चितता का है, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं उसके बारे में कौन है, तो यहाँ पर कोई आ गया आपका, लिखा आपने, फिर डैश किया, तो कोई में आपने सबसे पहले लिखा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद आपने डाला अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
अब यहाँ पर कि लिंग में, क्योंकि बेटा यदि स्त्रीलिंग होता तो हम ये भी कह सकते थे दरवाजे पर कोई खड़ी है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रयोग हुआ है किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, आपका पुल्लिंग में। पुल्लिंग के बाद आपका वचन, यानी कोई खड़ा है, किसी एक के लिए है, तो आप वचन क्या डालेंगे, एक वचन। कारक आपका, क्योंकि कर्ता कारक कोई के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए बताया जाए तो वो होता है कर्ता कारक। तो आपका हो गया कर्ता कारक। उसके बाद आपका क्या है कि क्रिया से संबंध। तो आप क्रिया से संबंध कैसे देखेंगे बेटा, कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, यानी कोई जो हमारा है कर्ता कारक, यानी कोई को हमने ले लिया है बाद में, और जो हमारा कर्म है उसको कर दिया है आपने पहले। तो आपका बेटा क्या होगा कि जो कर्ता है वो आपका बाद में है, कर्म है वो क्या है, पहले है। तो यानी ये जो शब्द होना चाहिए वो पहले होना चाहिए, यहाँ पर कोई। तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, ये दरवाजे पर यानी कर्म आ जाना। तो आप क्या कह सकते हो कि क्रिया से सीधा संबंध ना होना, क्योंकि बीच में आपकी क्या आ जाएगा, दरवाजा। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध ना होना। उसके अलावा बस एक उदाहरण और ले लेती हूँ, क्योंकि इतने में 5-5 बेटा दोनों के समझा दे रही हूँ, आप लोग उसको भी समझ लें। एक और ले रही हूँ मैं, कि ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। मैंने आपको निश्चयवाचक के भी 5 उदाहरण आपको समझाए अच्छे से, इसका भी मैं ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई का भी लिया मैंने, किसी का भी, कुछ का भी। अब नेक्स्ट आपका है बेटा, भाग कर जाओ और बाजार से कुछ खरीद कर लाओ। भाग कर जाओ और बाजार से कुछ खरीद कर ले आओ। अब यहाँ पर बेटा कुछ है आपका, कुछ को आप क्या लेंगे, सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम में आपका हो गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद आपका क्या हुआ बेटा, कि लिंग आपका कौन सा होगा, सामान के लिए, कि कुछ सामान ले आओ खरीद कर, सामान होता है लाया जाता है, तो आप इसको किस में डाल दोगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका क्या होगा कि कुछ सामान खरीद कर ले आओ, तो आप इसको पुल्लिंग में भी, उसमें बहुवचन में भी रख सकते हैं कि कुछ सामान ले आओ खरीद कर। तो एक नहीं 2-3 चीजें हो सकती हैं, कि कुछ ले आओ सामान, तो 2-4 चीजें भी हो सकती हैं आपकी, कुछ सामान ले आओ। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बहुवचन। बहुवचन के बाद कारक, क्योंकि सामान के लिए है, सामान क्या है आपका, कर्म कारक। तो आपका क्या होगा, कारक कौन सा होगा, कर्म कारक। अब मैंने बताया बेसहारा का सहारा कौन होता है, कर्म कारक। और क्रिया से संबंध, यानी कुछ सामान खरीद कर ले आओ। खरीद कर ले आने का क्रिया है आपकी। तो यहाँ पर क्रिया, इसका जो संबंध है वो सीधा किससे है, आपका क्रिया से। तो आप क्या लिख सकते हो, क्रिया से सीधा संबंध होना। क्रिया से सीधा संबंध होना, क्योंकि खरीद कर ले आना मीन्स क्या है बेटा, क्रिया है ना। तो क्रिया से क्या हो गया, सीधा संबंध। ये हो गया आपका, किसका हो गया, पद परिचय। सर्वनाम किसका हुआ, कुछ का। तो आप पहले क्या करेंगे, कुछ को ऐसे करके और डैश करेंगे बेटा, ये ऐसे, ताकि पता लगे किसका पद परिचय, कुछ का। फिर सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, क्रिया से सीधा संबंध होना। तो बेटा आज मैंने आपको समझाया निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर बेटे यहीं पर मैं बेटा अपना विराम कर रही हूँ, क्योंकि समय हो रहा है। नेक्स्ट जो मैं शुरू करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो है इसका आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू बेटा।